अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज जो कि हम शुरू कर रहे हैं आपकी जेकेपी कांस्टेबल के लिए इंग्लिश की। एंड इंग्लिश की आज की सीरीज में जो आज का लेक्चर है दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर जो कि पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पिछली बार जब एग्जाम हुआ है ना, तो पिछली बार आपको आपकी इंग्लिश 25 क्वेश्चन देखने मिले हैं, 25 मार्क्स की इंग्लिश देखने को मिली है। और बच्चों के सबसे ज्यादा अगर मार्क्स किसी में कम आए हैं वो इंग्लिश में ही आए हैं, क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके गए थे। मार्क्स कटे कहाँ पे हैं सर? वोकैब नहीं कर पाए थे वहां पे अच्छे से, हमें समझ ही नहीं आया कि ईडियम क्या पूछ रखा है सर, हमें समझ ही नहीं आया इसका एंटोनिम क्या था, क्या वर्ड पूछ रखे थे। तो वोकैबुलरी सेक्शन जो थी ना वहां पे बच्चों की, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत कम आए। या फिर इंग्लिश ग्रामर की बात करें, वो भी बहुत कमजोर थी, वीक थी, जिसकी वजह से मार्क्स कम आए। अब करेंगे क्या, मैं इस सीरीज में ना मैं आपको सिलेबस जो है मैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। आपका जब तक एग्जाम नहीं आता हम तब तक इंग्लिश में प्रैक्टिस भी करेंगे, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे। तो मैं तुम्हें पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम किस तरीके से आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो करने क्या वाले हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो एक सेक्शन है ग्रामर का है ना, जो मेजर सेक्शन है, हमें ग्रामर का सेक्शन देखने को मिला है, एक वोकैब का सेक्शन देखने को मिला है। मैं पहले पता क्या करूंगा, मैं पहले तुम्हें वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए। जैसे आज की क्लास तुमने देख ली है, इडियम फ्रेजेस की है, तो मैं आपकी इडियम और फ्रेजेस की 3 क्लासेस करूंगा। देन आफ्टर मैं एंटोनिम्स की 3 क्लासेस करूंगा। देन आपके सिनोनिम्स की 3 क्लासेस करूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैं आपकी 3 क्लासेस करूंगा। ये पहले हम आपका क्या करेंगे ना, वोकैबुलरी सेक्शन पहले कंप्लीट करेंगे। अच्छा, देन आफ्टर आपका ग्रामर पे जितने टॉपिक्स हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, आपकी पंक्चुएशन है, आपके क्लॉजेस हैं, आपके होमोफोन्स हैं, आपके टेंसेस हैं, आपके प्रोनाउंस हैं, आपके नरेशंस हैं, फिर हम वो वाले टॉपिक आपके कंप्लीट करेंगे। और वो मैं कंप्लीट आपके सिंगल लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जैसे ही ये हमारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, हम 10 से 10 तो बहुत कम हो गए, मे बी 30 तक रख लो। 30 मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि 30 मॉक टेस्ट डिस्कस करें, कंप्लीट वैसा ही पैटर्न हो जिस तरीके से हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो क्या फिर पढ़ना शुरू करें? चलो, आज की क्लास में सब जानते हैं कि हम करने वाले हैं, आपके थंबनेल से जो आपने देख रखा होगा, आपका इडियम एंड फ्रेजेस। अब इडियम फ्रेजेस की बात करें तो ऐसा आता है कि वो जो मुहावरे आपको देखने को मिलते थे ना, जो आपको लोकोक्तियां देखने को मिलती थी ना हिंदी में, वही कुछ है। मतलब आपको होगा क्या, आपको क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से दिखेगा? आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखेगा कुछ इस तरीके से। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, अपने एग्जाम में होंगे, आपको इडियम फ्रेज कोई आ रखा है, तो आपको एग्जाम में पैटर्न दिखेगा कुछ इस तरीके से। आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, वहां पे उसने कोई इडियम या कोई फ्रेज उसने उस सेंटेंस के बीच में डाल रखा होगा, ठीक है। और फिर उसने उस इडियम या फ्रेज का सूटेबल मीनिंग पूछा होगा। हमें बहुत लॉजिकली आंसर देना है, सोच समझ के। अब जैसे हिंदी में तो देखा जाए, जब आपको इडियम फ्रेजेस हिंदी में देखने को मिलते हैं तब तो बहुत आसान है ना। जैसा अगर मैं बोल दूं, यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर मैं कोई मुहावरा बोल दूं कि जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि उल्लू पकड़ा हुआ और आप सीधा कर दे रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब अपना मतलब निकाल रहे हो, है ना, तो मीनिंग कुछ डिफरेंट निकल के आता है। वैसे ही यहाँ पे होता है, हमें बहुत अच्छे से रीड करना है सेंटेंस को, बहुत अच्छे से ईडियम को समझना है, और फिर आपका मीनिंग बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आएगा। कहता क्या करो, ऑप्शन आपके सामने है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस अंडरलाइन जो है ईडियम का। कहता जो चेयरमैन था हमारी कंपनी का, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। कहता जो कंपनी का चेयरमैन जो है ना, वो रैंक और फाइल की बड़ी केयर करता है हमारी कंपनी में। अच्छा, रैंक और फाइल की केयर करता है, बच्चों को पता क्या लगेगा, अच्छा रैंक और फाइल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फाइल जो होते हैं ना कंपनी के अंदर, उनकी बड़ी केयर करता होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है। मतलब अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है ना सिमिलर सिमिलर, तो वैसा तो उसका मीनिंग कभी नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। वैसा कुछ मीनिंग तो उसका डेफिनेटली नहीं होगा। अच्छा, वो जो टॉप रैंक के पीपल होते हैं उनकी केयर करता है? नहीं। ऑफिसर्स की केयर करता है? नहीं। अब सुनना, ये जो रैंक और फाइल का कोई पूछेगा मीनिंग क्या होता है, रैंक और फाइल होते हैं ऑर्डिनरी लोग।
ऑर्डिनरी लोग, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, पहले के टाइम पे ना, पहले के टाइम पे जो आपकी आर्मी होती थी, आर्मी में जो आपके सोल्जर्स होते थे, जो कॉमन सोल्जर्स होते थे, टॉप रैंक के आपके ऑफिसर्स नहीं होते थे, उनके लिए, कॉमन सोल्जर्स के लिए टर्म यूज करी जाती थी रैंक एंड फाइल, बट अभी ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए यूज करी जाती है। तो मतलब ये जो चेयरमैन है ना कंपनी का, ये जो कंपनी के अंदर जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है, उनकी बहुत केयर करता है, उनकी फिक्र करता है, उनकी उसे केयर है। सिंपल, ये बात समझ आ रही है? तो ऑर्डिनरी लोगों की बहुत केयर करता है कौन? आपका चेयरमैन। अच्छा, दूसरे बात करते हैं, दूसरे इडियम की बात करते हैं। कहता द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कहते ये जो सेलर है ना, ये जो नाव चलाता है ना, ये जो आपकी कश्ती चला रहा है ना, ये जो शिप सेल कर रहा है ना, ये जो आपका सेलर है, कहता बहुत खतरनाक सी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता है, टेल सुनाता है एडवेंचर की, ठीक है, और दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जो कि आपको एक सॉल्ट की ग्रेन के साथ देना चाहिए। अच्छा, सॉल्ट की ग्रेन के साथ लेना चाहिए मतलब उसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेनी चाहिए उस वो बातें, वो जो बातें बोल रहे हैं। जैसे तुम मेरे साथ बैठे हो और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कहानियां सुनाऊं, कुछ भी बोलूं कि मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं, तुम उस बात को सोचो कैसे लोगे? बड़े कॉशियस वे में सुनोगे, बड़े ध्यान से सुनोगे। अच्छा, बड़े ऐसे एक ऐसे सुनोगे कि यार कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ है यार, मतलब एक कॉशियस वे में सुनोगे, समझ रहे हो? मतलब उसे तुम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ नहीं सुनोगे, कुछ भी फेंक के जा रहा हूं तो रिस्पेक्ट के साथ सुनोगे क्या? नहीं। देशभक्ति के साथ सुनोगे? नहीं। मतलब बी अफ्रेड टू रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब डर के साथ सुनोगे या बिना डर के सुनोगे? ऐसा भी नहीं है। कहता नॉट टेक टू सीरियसली, मतलब बहुत सीरियस होके नहीं सुनोगे, कॉशन के साथ सुनोगे कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना? नॉट टेक टू सीरियसली, किसी चीज को बहुत सीरियसली ना लेना, मतलब उस चीज को सुनना समझना बड़े कॉशन से। तो कहता जो सेलर जो है बहुत बड़ी बड़ी कहानी सुनाता है, तो तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि यू शुड, एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें उसे पता कैसे सुनना चाहिए, ज्यादा सीरियस होकर नहीं सुनना चाहिए, थोड़ा कॉशंस के साथ सुनना, सोच समझ के सुनना कि कुछ उसमें गलत तो नहीं है ना। तो नॉट टेक टू सीरियसली। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, टू होल्ड वाटर, पानी होल्ड करना। टू होल्ड वाटर का क्या मतलब हो सकता है? टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, टू बी अनस्टेडी एंड अनश्योर, टू बी अ लार्ज एंड डीप, टू बी सैड एंड डिप्रेस्ड। ठीक है, टू होल्ड वाटर का मीनिंग तो मैं समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। मतलब मैं अगर बोलूं दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं एंड इन दोनों में हो जाती है लड़ाई, और ये लड़ाई करने के बाद आते हैं मेरे पास, है ना। अच्छा, ये मेरे को बोलता है कि सर हमारी लड़ाई के पीछे का ये रीजन था, और ये मेरे को बोलता है कि हमारी लड़ाई के पीछे का ये रीजन था, ठीक है। बट मेरे को इसका रीजन जो है ना, ये जो सेकंड वाला इंसान है, मेरे को इसका रीजन जो है ना थोड़ा ज्यादा वैलिड लग रहा है। अच्छा, इसका रीजन ज्यादा वैलिड लग रहा है, इसके रीजन में थोड़ा दम दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा कि यार योर रीजन होल्ड्स द वाटर, मतलब ये जो तेरा रीजन है ना, ये मेरे को वैलिड लग रहा है थोड़ा सा, इसमें दम है तेरे रीजन में। अच्छा, ऐसे पक्का तेरी लड़ाई हो सकती है। तो होल्ड वाटर का मतलब होता है कोई चीज वैलिड होना, रीजनेबल होना, जिसको माना जा सकता हो। तो टू होल्ड वाटर मीन्स टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, अनश्योर नहीं है, लार्ज और डीप नहीं है, टू बी सैड और डिप्रेस्ड नहीं है। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, हिट द नेल ऑन द हेड। कहता हिट द नेल ऑन द हेड, कोई ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा देख के लग रहा है। कहता नेल जो है डायरेक्टली कहां पे मारा? हेड में। मतलब कोई चीज जो आपने बोली वो बहुत सटीक थी, कोई चीज जो आपने कही वो बिल्कुल सही थी। मतलब अगर मैंने बोला कि यार 2026 में ना देखना तुम, बहुत सारे लोग जो है वो ग्रो करेंगे, है ना। अच्छा, कि तो मैंने कोई ऐसी बात बोली जो बहुत सटीक थी। मैंने बोला यार मेरा एक स्टूडेंट था ना, है ना, मैंने उसको कहा था कि भाई तू 2025 में एग्जाम क्लियर कर लेगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है, और ऐसा हो गया। मतलब मैंने कोई सटीक बात बोली, तो दैट मीन्स वो हिट द नेल ऑन द हेड। टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, ऐसा तो है नहीं। कहता व्हेन यू हैव ऑलरेडी हैव इट गुड एंड गेट समथिंग ऑन द टॉप ऑफ, मतलब तेरे पास बड़ी सारी चीजें अच्छी हैं फिर उससे ज्यादा अच्छी मिल जाएंगी, ऐसा भी कुछ है नहीं। कंट्रोवर्सी रेज कर नहीं, कहता डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। कोई चीज बहुत सही बोलना, सटीक बोलना, या फिर कोई चीज बहुत सटीक वे में करना। मैंने तुम्हें बोला था कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 4 बॉक्स ऐसे प्लेस करना कि फिट हो जाए, तो आपने वही काम बड़े सही वे में करा, यू हिट द नेल ऑन द हेड।
ओके, आपने काम बहुत अच्छे से करा। कहता आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स। ये पता क्या है, ये हिंदी में अगर तुमने कभी सुना होगा ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। मतलब अगर तुम खाली हो, आइडल हैंड्स मतलब अगर तुम खाली हो, अगर तुम डल हो, अगर तुम मोनोटोनस हो, अगर तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे, अगर तुम्हारे काम करने का कोई मतलब तुम्हें तरीका नहीं दिख रहा, अगर तुम वेले बैठे हो, तो मतलब वो डेविल के टूल हैं। मतलब फिर तुम कुछ पक्का अनाप शनाप करोगे जो कि बहुत खराब होगा। कहते यू आर लाइकली मोर लाइकली टू गेट इन ट्रबल इफ यू हैव नथिंग टू डू। डेफिनेटली यही होगा। कहता अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, फिर तू कुछ भी करेगा और फिर तू काम खराब कर देगा अपना, है ना। फिर आप पक्का डेफिनेटली कोई गलत चीज कर बैठोगे। तो पहला वाला जो है ये बिल्कुल सूटेबल है। अनकंफर्टेबल नहीं। व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग एंड अनदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई चीज गलत होती जा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कहते बिफोर द टाइम नेसेसरी टू डू समथिंग, मतलब समय हो इससे पहले पहले कोई काम नेसेसरी जो है वो कर लेना, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब अगर तुम खाली बैठे हो, आइडल हैंड्स आर द डेविल टूल्स। मतलब अगर तुम खाली बैठे हो और कुछ काम नहीं कर रहे, तो फिर तुम ऐसा कोई काम करते हो जो कि तुम्हारे करने के लायक नहीं होता, है ना। अच्छी बात तो नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है लोव्स एंड फिश। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, सुनना ध्यान से। मैं लोव्स और फिश का तुम्हें मतलब बताता हूँ। अगर मैं इस लोव्स और फिश को एक कंपैरिजन के वे में देखूं ना, तो आपको समझाता हूँ, सुनना। अगर एग्जाम्पल लें हमारे रिलीजन्स की, हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो भी रिलीजन है, हम यहाँ पे हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम कुछ भी हैं। अगर रिलीजन की बात करें, तो रिलीजन्स में ना आपको पता क्या दिखेगा, आपको एक टर्म दिखेगी जिसको तो आप लोब्स और फिश के साथ मतलब लगा सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। सुनना, होता पता क्या है, मतलब आपको कहा जाता है कि देखो बेटा, पूजा पाठ करोगे ना, भगवान तुम्हें पैसे देंगे, है ना। भगवान तुम्हें तुम्हारी तरक्की करवाएंगे। अगर तुम पूजा पाठ करोगे, भगवान तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे। मतलब रिलीजियस टर्म्स में ऐसा होता है कि मटेरियल इंटरेस्ट मिलना। और रिलीजन में स्पेसिफिकली ये टर्म जैसे यूज कर ली जाती है। लोव्स और फिश का मतलब होता है मटेरियल इंटरेस्ट। मतलब होता है ना यही सब कि अगर आप ऐसा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपको जॉब मिलेगी। मतलब कुछ काम करने के पीछे, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको कोई मटेरियल इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको लोव्स और फिश कहा जाता है। जैसे जीसस थे, आपके जीसस थे, तो जब ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा था कि जब उन्होंने मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाया, है ना, तो जब बहुत भुखमरी थी या कुछ था, तो उन्होंने लोगों में खाना बांटा, है ना। तो मतलब लोग फिर उस टर्म को उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि मतलब लोव्स और फिश का मतलब होता है मटेरियल इंटरेस्ट मिलना जब हम कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं। सही है। आगे चलते हैं। कहता चूज द इडियम फ्रेज। अच्छा, इडियम फ्रेज बताना है। अच्छा, इट वॉज अ टाइम टू एडमिट डिफीट एंड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। अब ईडियम दिया नहीं है, उसका मीनिंग नहीं पूछा है, अब मीनिंग है एंड ईडियम पूछा, उसके लिए सूटेबल कौन सा हो सकता है। अब सुनना ध्यान से। कहता हार मान लेना। हार मान लेने के लिए कौन सा ईडियम यूज जो है वो किया जा सकता है। कहता ये सही टाइम है, इट वॉज द टाइम कि हार मान ले और नई अपॉर्चुनिटी देख। बट तुम्हें सेंटेंस में मूव नहीं करना, तुम्हें इसका बताना है कि हार मान लेना किस ईडियम का मतलब हो सकता है। गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब है पागल हो जाना, बहुत एक्साइटेड हो जाना। जैसे एक्साइटेड, जैसे तुम बंदरों को देखते हो, जैसे बनाना उनको दिखाओगे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो गो बनानाज बहुत एक्साइटेड हो जाना, है ना, बहुत लाइवली हो जाना, बहुत एनर्जेटिक हो जाना। तो ये तो नहीं हो सकता हार मानने का मतलब। हिट द जैकपॉट, मतलब ऐसा समझ लो कि आपने कोई ऐसी चीज हासिल कर ली जो कि अनइमेजिनेबल थी, जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, तो आपने बहुत बड़ा कुछ जैकपॉट हासिल कर लिया, तो हिट द जैकपॉट ये भी कुछ हार मानने जैसा तो लग नहीं रहा, है ना। ये भी कुछ हार मानने जैसा लग नहीं रहा। जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब आप कोई ऐसा काम करते हो, आप कोई ऐसा काम करते हो जो काम जो है आपका बहुत ऐसा फेमस होने वाला काम हो, है ना। अभी मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करा, तो लाइक आई जम्प डाउन अ बैंड वैगन, मतलब अब तुम मेरे को जानना शुरू करोगे, अब तुम मुझे एज मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी बना दोगे, वैसा कुछ। तो मतलब जब आप कोई काम फेमस होने के लिए करते हैं, तो यू जंप ऑन अ बैंड वैगन, बचाएगी थ्रो इन द टॉवल। तो अब होता पता क्या था, पिछले पिछले जब पुराने टाइम्स में ऐसा होता था कि दो बॉक्सर्स हैं, दो बॉक्सर्स के बीच में फाइट चल रही है, और एक आपका
बॉक्सर जो है वो अपना टॉवल जो था वो रिंग में थ्रो कर दे, तो मतलब उसने हार मान ली, एडमिट कर ली क्या, डिफीट। तो थ्रो इन द टॉवल मींस कि आपने डिफीट जो है एडमिट कर ली, आपने हार मान ली। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट ईडियम है आपका, चलिए सेम यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी आपको दे रखा है, आपको ईडियम जो है वो बताना है। कहता ऑल माई एफर्ट्स टू कंट्रोल द मैटर, जितने भी मेरे एफर्ट्स थे उस मैटर को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे के सारे धरे रह गए, वो सारे के सारे फेल हो गए बुरे तरीके से। नुक एंड क्रैनी, कोना कोना, तो जैसे मैं बोलूं ही सर्च्ड फॉर मी, ही सर्च्ड फॉर मी एवरी नुक एंड क्रैनी, मतलब उसने मेरे को हर कोने पे देखा, हर जगह पे देखा जहां मेरे को ढूंढ सकता था। तो ये फेल होने का तो मतलब नहीं है। स्मैश इट, बोलता है ना कि यार उसका गाना ना क्या स्मैश इट था, है ना। ही रोट अ बुक एंड इट वाज अ स्मैश इट, मतलब कि एकदम से जो टॉप चली जाए। आज की ये मैंने वीडियो ईडियम फ्रेजेस की बनाई एंड इट वाज अ स्मैश हिट, मिलियंस में व्यू चले गए, इट इज अ स्मैश हिट। अच्छा क्रैक अ बुक, क्रैक अ बुक का मतलब होता है कि आप बुक को क्या कर रहे हैं, आप बुक को रीड कर रहे हैं, आप बुक को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो क्रैक अ बुक होता है कि बुक ओपन करके रीड करना, उसे मींस क्रैक अ बुक। अच्छा बचाएगी, गो डाउन द ड्रेन, मतलब सब कुछ होता है ना, गो डाउन द ड्रेन, सब कुछ पानी में फिर गया, नाली में चला गया, गटर में चला गया, सब कुछ चीजों पे पानी फिर गया, है ना। तो जितने भी एफर्ट्स थे दैट गो डाउन द ड्रेन, मतलब वो सारे के सारे फेल हो गए मिजरेबली, जितने भी एफर्ट्स लगाए थे सब पे पानी फिर गया। अच्छा कहता चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अच्छा अब यहीं पे आपको अप्रोप्रिएट ईडियम जो है वो फिल करना है। कहता जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर था वाज टोल्ड दैट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज पुअर, जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर था ना उसको ये बोला गया कि ये जो क्वालिटी है ना कंस्ट्रक्शन की बहुत खराब है, एंड ही शुड डैश, अब या तो तू डैश कर ले और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या तो तू डैश कर ले या तो तेरे को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। डैश कर ले मतलब इस काम को लेके तू सैड हो जा, गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट मतलब इरिटेट हो जाना, मतलब सैड हो जाना, एनॉय हो जाना, एंग्री हो जाना, या तो तू गुस्सा हो जा या तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर ले, ऐसा तो हो नहीं हो सकता। गेट हिज गोट, ऐसा समझ लो कि किसी काम से, गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट का मतलब एक और होता है कि आप किसी काम से बाहर निकल जाना, है ना, टांग ना अड़ाना, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब दोनों मतलब हो सकते हैं। गेट हिज गोट, तो गेट हिज गोट में यही सेम है, इरिटेट हो जाना, है ना, इरिटेट हो जाना। अच्छा गेट सम शट आई, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले वरना तो को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। गेट हिज एक्ट टुगेदर, कोई साथ में एक्ट करना, गेट हिज एक्ट टुगेदर मतलब सब कुछ समेट ले अच्छे से, है ना, सब कुछ काम अच्छे से कर ले, अपने काम को क्या कर ले, इंप्रूव कर ले, वरना तेरे को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। गेट हिज एक्ट टुगेदर, गेट वंस एक्ट टुगेदर मींस अपने काम को इंप्रूव कर रहा, उसके काम को इंप्रूव कर रहे, तो गेट हिज एक्ट टुगेदर मींस अपने काम को तो इंप्रूव कर ले वरना तेरे को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अच्छा एक नोटबुक और पेन अपने हाथ में जरूर रखना ताकि जो कोई नया इडियम फ्रेज दिखे आप अच्छे से लिख के उसे समझ पाए। कहता सिलेक्ट द ऑप्शन, कहता योर मेंटर टेल्स यू एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स व्हेन डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग योर एबिलिटीज। इस इंप्रेशन का मतलब क्या, एक्सप्रेशन का मतलब क्या। कहता आपका मेंटोर हमेशा आपको यही बोलेगा कि जब भी बात आपकी काबिलियत की आए तो उसे बोल के मत प्रूव करो, उसे काम करके प्रूव करो। अभी जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं ना, मैं बस इतना चाहता हूं कि जब आप एग्जाम दे के आए तो 25 में से मैं आपसे 25 तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, है ना, ये तो ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाली बात हो जाएगी। बट मेक मी रॉन्ग, प्रूव मी रॉन्ग कि सर आपने 25 नहीं बोला था, आपने बोला था कि 23 लेके तो आ जाना, बट हम सर 25 ही लेके आए हैं, तो प्रूव मी रॉन्ग कि मैं गलत हो जाऊं, मेरे को बहुत खुशी होगी। बट ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये बस ऐसे पढ़ रहे हैं कि मेरे को तुम्हें पढ़ाना है, मेरे को तुम्हें वो टीचिंग का लेवल दिखाना है कि वाई इन जी एंड के कि टीचर जो है इस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते, दे डजेंट कम आउट ऑफ बिजनेस, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती। एंड वाई दे आर स्पॉइलिंग द फ्यूचर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे को ये भी चीज समझ नहीं आती। अगर आपको पढ़ाना है तो द वे इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चों का एग्जाम क्लियर हो, और मेरे को वही तुम्हें पढ़ाना है। मैं तुम्हें द लेवल ऑफ टीचिंग तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में ना इंग्लिश को बड़े आराम से समझा जा सकता है और बड़े अच्छे से मार्क्स भी लेके आए जा सकते हैं, तो वो तुम्हें दिखेगा, ठीक है।
पढ़ेंगे, बट यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक बने रहना मेरे साथ। जब तक मैं रोज वीडियो डालूंगा डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके आएंगे। जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट में ग्रामर कर रहे हैं, तो जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाए यार वहां पे जाके आप ग्रामर पढ़ लें। अभी वो कैब पढ़नी है तो वो कैब तुम यहाँ से भी कर लो, वहां पढ़ाऊंगा तो वो भी कर लेना, दोनों अलग अलग वो कैब करेंगे, वो भी पढ़ लेना। समझ आ रही है? पर उसके बाद जब आपके जेकेपीएससी का एग्जाम आएगा, मैं उसके लिए भी आपको फिर दोबारा से शुरू कर दूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हम सेशंस आपके चला रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मेरे को दिखा 10 मार्क्स के इंग्लिश है, मेरे को बच्चों को वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करवाना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे आपको आपके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन डिस्कस करते करते सारे कंसेप्ट बढ़ाते जा रहा हूँ। सिंपल। क्यों आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है? अब सेम सिलेबस तो है यार, 10 मार्क्स की इंग्लिश है, सेम सिलेबस है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश पढ़नी है जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट वाले जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, 20 मार्क्स की इंग्लिश है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा लॉजिकली चलना है। प्रैक्टिस वहां पे करेंगे, वहां भी करेंगे जूनियर असिस्टेंट में, यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। चले, ओ हम भटक गए, थोड़ा सा भटक गए, चलो यहाँ पे आओ। चलो क्या लिख रखे है, कहता है मेंटोर आपको हमेशा बताएगा कि आपको जब भी अपनी काबिलियत दिखानी है ना, तो वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। इसका मतलब ये है कि कुछ करके दिखाओ, बातें करके मत दिखाओ। तो कहता है वी शुड एक्सप्रेस आवरसेल्फ बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली, our words should be carefully chosen and convey our intentions. We should focus on our achievements and let them speak for themselves, and we should prioritize verbal communication over non-verbal clues या cues। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे बड़ा सिंपल है, कहता हमें फोकस करना चाहिए अपनी अचीवमेंट्स पे, अपने काम पे, और वो फिर हमारे लिए आगे बात करेंगे कि ये देखो हमने ये करके दिखाया। अच्छा, एग्जाम क्लियर करके दिखाओगे इस बार। कहता कास्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब आपका एक हाथ चला गया, आपका एक पाँव चला गया। मतलब आपने कोई ऐसी चीज करी जिसमें आपका एक हाथ चला गया और आपकी एक टांग चली गई। मतलब यार मेरे को लगता है ये सौदा बहुत महंगा हुआ है कुछ, है ना? तो कहता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। जब आप अपना एक हाथ और एक पाँव गवा के आ रहे हैं, आपके पास बचा ही कुछ नहीं है, तो आपने वो बहुत एक्सपेंसिव डील करी है। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव हो मीन्स कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं। कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सेम जैसे मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ, है ना, कर रहा हूँ ना तुम्हें जज कि तुम्हारे तो 23 मार्क्स ही आएंगे 25 में से, बट सर आप क्या ही जानते हो, है ना? फिर एट द एंड जब आप एग्जाम दे के आएंगे फिर मेरे को कहेंगे कि सर यू जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट सर ऐसा नहीं था, है ना, हम 25 में से 25 लेके आए हैं, है ना? तो मतलब कि किसी की आउटर अपीयरेंस से देख के उसे मत बताओ कि वो कैसी है ना? हर चीज दिखने वाली सोना भी नहीं होती। तो मतलब किसी के आउटर अपीयरेंस से उसे अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए कि वो ऐसा है। मे बी उसके अंदर बहुत हिम्मत हो, बहुत दम हो, वो शायद कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखता हो। तो डोंट जज बाय बुक बाय इट्स कवर मीन्स किसी को उसकी अपीयरेंस से जज मत करो। प्राइमरली पहले उसकी अपीयरेंस देख के जज मत करो, उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्किल्स हैं उसे देख के जज करो। ओके, करते तो तुम कुछ भी नहीं हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप सबकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखे एंड यहां तक एटलीस्ट देखे, तो वो नीचे ना एक बार अपनी कोई एक स्ट्रेंथ जो है वो लिख के चला जाए। अब अगर मेरे को कोई पूछे, सबसे पहले तो मैं ही बनता हूं ना, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ अगर कुछ बता दूं, तो ऐसा है, अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ तुम्हें बताऊं तो शायद मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूं लोगों के साथ, या मैं अच्छे से अपनी बात जो है वो समझा सकता हूं, है ना? तो दिस इज द स्किल दैट आई हैव, दिस इज द टैलेंट दैट आई हैव, दिस इज द मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो मेरी स्ट्रेंथ जो मेरे पास है। तो आपको भी अपनी एक स्ट्रेंथ बतानी है इन द कमेंट्स नीचे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। शायद आप अच्छा गा लेते होंगे, शायद आप अच्छा बार्गेनिंग कर लेते होंगे, शायद आप अच्छी कुकिंग कर लेते होंगे। तो वो आपकी कोई भी स्ट्रेंथ है आपकी जो आपको लगती है, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएं। चलें आगे। कहता ब्लैक एंड ब्लू। सर आपने उस दिन उस लड़के को इतना मारा कि वो सर नीला पीला लाल पड़ गया, काला पड़ गया, नीला और काला पड़ गया। मतलब किसी को इतनी इतनी बुरी तरीके से मारना कि वो बहुत ज्यादा इंजर हो जाए। होता है ना जब मारा जाता है तो ऐसे स्किन पे ब्लू ब्लू डार्क डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, है ना, ब्लैक एंड ब्लू। तो कहता है डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली ब्रूज्ड। किसी को बहुत बुरे तरीके से मारा है, बहुत तरीके से इंजर करा है, दैट मीन्स ब्लैक एंड ब्लू। जैसे ही हिट मी विद स्टोन एंड माई लेग टर्न ब्लैक एंड ब्लू। मतलब कि टांग पे स्टोन की मारी जोर से और मेरी टांग जो है ब्लैक एंड ब्लू हो गई, मतलब बुरे तरीके से लग गई वहां पे, बुरे तरीके से ब्रूज हो गई। कहता गो द एक्स्ट्रा माइल। कहता एक एक्स्ट्रा स्टेप और,
एक एक्स्ट्रा माइल और, मतलब 10 किलोमीटर चल लिए, चलो एक एक्स्ट्रा माइल और चल लेते हैं। कहता पागल हो जाना, नहीं। अच्छा काम करना शुरू कर देना, नहीं। कहता एक एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना। सर मैंने पिछले 3 सालों में बहुत एग्जाम्स दिए, जैसे समझ लो एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैंने पिछले 3 सालों में बहुत एग्जाम्स दिए, कुछ क्लियर होते होते रह गए, कुछ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया, बट सर आई वांट कि आई विल गो टू एन एक्स्ट्रा माइल, कि मेरे को सर एक एक्स्ट्रा माइल और चलना चाहिए, मतलब एक लास्ट एफर्ट, एक एक्स्ट्रा एफर्ट और लगाना चाहिए कि सर शायद ही मेरा एग्जाम जो क्लियर हो जाए। और डेफिनेटली अभी जितने एग्जाम जेके एसएसबी आपके निकाल रही है, रही बात जेके पी कांस्टेबल की, आपके जेके पी एसआई की, आपके जूनियर असिस्टेंट की, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन जो है थोड़ा मेजरली रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखें 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ के जाना, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करके आओगे, बातें नहीं करेंगे। चलो, ईट लाइक अ हॉर्स, अच्छा ये करा हमने, ओके। तो टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार बात कही थी कि, ओह भूल गई, बाद में बात करेंगे, चलो पहले पढ़ लेते हैं, वो लास्ट में याद आएगी ना, मैं तुम्हें बात बताऊंगा। कहता ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, तो मतलब बड़ा कम खाना, कोई चीज जल्दी बिक जाना, बहुत खुश होना, नहीं। कहता ईटिंग टू एक्सेसिवली, बहुत जल्दी 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 खा रहे हैं, तो मतलब ईट लाइक अ हॉर्स। कहता लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब जैसे आपको इंग्लिश कभी समझ ही नहीं आ रही थी, आपको कभी इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही थी, आपको कभी पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ने का मन ही नहीं करा, बट जब आपने मेरे से इंग्लिश पढ़ना शुरू की, तो यू सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि यार एक अभी रोशनी दिखी है थोड़ी सी, कि शायद यार हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, शायद हम इंग्लिश समझ सकते हैं, शायद हमें चीज़ें अब समझ आएंगी, शायद हम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, है ना। तो व्हेन यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो यू सी सम होप्स कि हाँ अब तो होगा, है ना। सीइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अपडेटेड। तो सिंपल दिख रहा है, साइंस दिख रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ इंप्रूवमेंट हमारी हो सकती है। चलिए, कीप एन एयर टू द ग्राउंड, अपना एयर जो है वो ग्राउंड के साथ लगा के रखा है आपने। अच्छा, ग्राउंड के साथ लगा के रखे, मतलब सुनना ध्यान से, आप अपने घर पे हैं, ठीक है, आपके घर पे हैं 2 फ्लोर्स, ठीक है, आपके घर पे घुस जाते हैं चोर, और आप छुप जाते हो ऊपर वाले कमरे में, बट आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, और अपने कान अपने यहाँ पे लगा रखे हैं, है ना। अपने कान क्या कर रखे हैं, जैसे फ्लोर के साथ लगा रखे, कि ये आवाज सुन रहे हैं कि कहाँ कहाँ ठक ठक कहाँ करते आ रहे हैं वो, है ना। मतलब कि आप हर चीज को लेके बहुत कॉशियस हो, आप हर चीज पर ध्यान दे रहे हो। तो कहता है कीप एन एयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि हर चीज के बारे में अपडेटेड रहना, हर चीज के बारे में कॉशियस रहना, हर चीज के बारे में नॉलेज रखना, सिंपल, ग्राउंडेड रहना। तो मतलब केयरफुल बिफोर टेकिंग डिसीजन की तो बात ही नहीं करी, डिसीजन लेने से पहले नहीं, रियलिस्टिक होकर रहना, नहीं। कहता स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटिंग अबाउट एवरीथिंग, सब चीज के बारे में, जो भी चीजें इन सराउंडिंग्स हमारे हो रही हैं उसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहना। अच्छा, आगे चलते हैं। कहता बॉयल द ओशन, जैसे सर इंग्लिश मेरे लिए पढ़ना ऐसा है कि जैसे ओशन को बॉयल करना है, मतलब ओशन को बॉयल करना कुछ मुश्किल टास्क तो नहीं लग रहा कि बड़ा मुश्किल टास्क है कि ओशन को बॉयल किया जाए। तो बॉयल ओशन का एक ही मतलब है कि बहुत मुश्किल टास्क हुई होना। कहता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, नहीं। कहता अंडरटेकिंग एन इम्पॉसिबल कोर और टास्क, तो कहता कोई ऐसा काम लेना जो बहुत इम्पॉसिबल हो करना, या फिर कोई ऐसा टास्क जो बहुत मुश्किल हो करना आपका, तो बॉयल द ओशन का सूटेबल मीनिंग ये है। इग्नोर हो जाना, ज्यादा खाना, ऐसा भी इसका मीनिंग नहीं है। तो बॉयल द ओशन, जैसे कि पढ़ना हमारे लिए सर ओशन बॉयल करने जैसा है, मतलब बहुत मुश्किल है, हम ऐसा टास्क ले लिया पढ़ने वाला कि जो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कहता अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड दिखेगा, उसका मीनिंग बता दो एक बार। कहता इफ यू एंडोर्स दैट प्रोमिसरी नोट, वो जो नोट दिया है ना, वो जो नोट है ना प्रोमिसरी नोट, ये जो उसने आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना वो आपका, अगर तुम उसे एंडोर्स करते हो, अगर तुम उसे मान लेते हो, तो यू विल रियून योरसेल्फ, तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। बर्बाद करने के लिए क्या आइडियम आ सकता है, टेक अप द कजल्स, स्टैंड वेल विद, सुनो, मतलब मुश्किल में भी जब तुम किसी के साथ खड़े हो ना, है ना, तो आप मुश्किल में भी किसी के साथ खड़े हो तो टेक अप द कजल्स, मतलब आपने मुश्किल में भी उसका साथ दिया। आप स्टैंड वेल विद, आप उसके साथ हर जगह पे खड़े रहे, तो ऐसा कुछ है नहीं।
कम टू ग्रीफ, मुसीबत में पड़ गए, है ना, रोने धोने वाली चीज होगी। कहता खुद को बर्बाद कर लोगे, बिल्कुल ही बर्बाद कर लोगे। लास्ट में ग्रीफ मतलब तुम दुख में थोड़ी खत्म किया, तुमने बर्बाद ही कर दिया। तो कट योर ऑन थ्रोट, खुद का गला काट देना, खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार देना, अगर तुम उसे मान लेते हो तो। कहता कम हेल और हाई वाटर, चाहे नर्क से आओ, चाहे जहां मर्जी से आओ, जो मर्जी करके आओ, है ना, कम हेल और हाई वाटर। मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, मैं जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर करूंगा, चाहे मेरे को चाहे आई हैव टू कम थ्रू हाई वाटर और हेल, मतलब कि मेरे को चाहे कहीं से भी आना पड़े, कुछ भी मुश्किल काम जो है वो करना पड़े, कोई भी मुश्किल टास्क परफॉर्म करना पड़े, बट मैं करूंगा, है ना, टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, टू होप दैट समथिंग हैपेंस इन अ वे, जैसे जाते वैसा हो जाए, नहीं। एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टेकल, हाँ वही कहता, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, कम हाई और हेल, कम हेल और हाई वाटर। कहता बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना, या बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, जैसे भी करूंगा बट कर लूंगा, तो ये इसका सबसे सूटेबल है। कहता बीट अराउंड द बुश, अब झाड़ियां दिख रही हैं हमें बस, और झाड़ियों के आगे पीछे घूमे जा रहे हैं। मैंने बोला यार हम खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे, है ना, हम सारे मैच खेल रहे थे, मैंने मारा, यहाँ पे चौका मार दिया, एंड बॉल यहाँ पे चली गई, और एक प्लेयर को भेजा, तुम होगे, है ना, तुमको भेजा मैंने, और तुम बस झाड़ियों के आगे पीछे घूम जा रहे हो, तुम्हें जो काम बोले करने वो तुम कर नहीं रहे। तो जब आप किसी मेन पॉइंट पे, बिना मेन पॉइंट पे आए, आप आगे पीछे की बातें घुमाओ, ठीक है, उसे बोलते हैं बीट अराउंड द बश। हिडन ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, नहीं। हाइड कर रहे हो कुछ, नहीं। हिट समथिंग इन द bushes, नहीं। कहता अवॉइड आंसरिंग ट्रूथफुली, मतलब हाँ ये हो सकता है कि आप सही से आंसर नहीं दे रहे, आप बस बात को घुमाए जा रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, बट आगे पीछे घूमे जा रहे हैं, सही आंसर नहीं दे रहे। जैसे मैंने तुम्हें ये एग्जांपल समझाने के लिए सीधा नहीं बताया कि मेन पॉइंट, हिट अराउंड द बीट अराउंड द बश का मतलब होता है मेन पॉइंट पे ना आना, आगे पीछे की बातें करना। बस मैंने भी आगे पीछे की बातें करके तुम्हें समझाने की कोशिश करी, दैट इज व्हाट आई बीट अराउंड द बश, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा पाऊं, है ना। आगे चलते हैं। स्पिल द बीन्स, बीन्स, आपने कभी मटर का दाना देखा है? अच्छा देखे सर। फिर जब आप उसे ओपन करते हैं तो मटर सामने दिख जाते हैं सारे के सारे, मतलब आपने बीन जो है स्पिल कर दी, दिखा दी, मतलब आपने कोई चीज जो है वो दिखा दी, सीक्रेट, कुछ सीक्रेट है जो आपने डिस्क्लोज कर दिया। तो प्रिपेयर टेस्ट डिश, नहीं। स्पॉइल द फूड, नहीं। कहता डिस्क्लोज अ सीक्रेट, तो जैसे ही स्पिल्ड हिज बीन्स, तो मतलब उसने अपने सीक्रेट जो है रिवील कर दिए। अच्छा सर इजी लग रहा है बहुत ज्यादा ये, अच्छा ऐसे ही आएगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही आएगा। कहता द लैंड डिस्प्लेस्ड पीपल who decided to leave the village for construction of dam will fight tooth and nail for their rights। कहता जो लैंड डिस्प्लेस्ड पीपल थे, द लैंड डिस्प्लेस्ड पीपल, मतलब ऐसे लोग जिनको जमीनों से डिस्प्लेस कर दिया गया था उनकी, उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब हम फाइट टूथ एंड नेल, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। एग्रेशन, कॉवर्डली, विद ऑल देयर माइट, मतलब अपनी पूरी हिम्मत के साथ, अपने एड़ी चोटी का जोर लगा के वो लड़ेंगे अपने राइट्स के लिए, अपनी जमीनों के लिए। वायलेंस को रिस्टोर करना, ऐसा भी नहीं है। सेम आ गया बीट अबाउट द बश, तो वही कि मतलब ओबे करना, नहीं। पनिशमेंट मिलना, नहीं। टू कीप ऑन टेकिंग एंडलेसली, नहीं। कहता टॉक अबाउट समथिंग विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, तो मेन पॉइंट पे, ओ सॉरी ये तो सही है, मेन पॉइंट पे आए बगैर, है ना, उल्टी सीधी बातें करना, फिर मेन पॉइंट पे आना, ये तो अभी करके आए हैं। कहता स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स, सर आपको पता है मेरी फिंगर्स बहुत स्टिकी है, मतलब अगर मैं कहीं भी हाथ रखूंगा ना वो चीज मेरे हाथों से चिपक जाएगी और मैं उसे चुरा लूंगा। तो स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू स्टील, मतलब समझ लो कि चोरी करने की क्षमता, मतलब वो चुराता है ना जब चीजें, पता नहीं चलता कि कैसे चुराई उसने। तो स्टिकी फिंगर्स इज अ सुटेबल फ्रेज जहां पे इसका मतलब ये है कि द टेंडेंसी टू स्टील, मतलब यू सी फिंगर्स, इफ यू टेल समवन यू हैव स्टिकी फिंगर्स, दैट मीन्स चुरा लेता है वो चीजें चुरा लेता है। मतलब अगर घर पे होते ना तुम्हारे कोई ना कोई, यार ऐसे मेरे को बात तो नहीं करनी चाहिए फिलहाल ये, बट कभी कभी ऐसा होता था ना कोई रिश्तेदारों में आपके डेफिनेटली एक बच्चा तो ऐसा होता था, है ना, सबके रिश्तेदारों में एक बच्चा तो ऐसा होता ही है जो कभी ना कभी चीजें ना वो चुरा लेता है, या तुम्हारी चीजें चुरा लेता, या फिर तुम्हारे घर पे कोई चीज होती वो चुरा लेता। याद करो, है ना, कुछ याद आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहता पाई इन द स्काई, स्काई में पाई,
वो डोनट जो दिखता है आपको वो स्काई में दिख रहा है? पॉसिबल है क्या? स्काई में तो सर स्टार्स होते हैं। सर ये तो कुछ झूठ लग रहा है, झूठ लग रहा है, पाई इन द स्काई। कुछ देखते हैं मतलब पाई इन द स्काई, कुछ झूठ सा ऐसा लग रहा है कि मतलब स्काई में तो पाई हो ही नहीं सकता। कहता फोर्स टू डू समथिंग दैट वुड नॉट डू, जो नहीं होना चाहिए। आइडिया और प्लान दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। स्लाइटली अनवेल और फीलिंग लो, ये भी नहीं हो सकता। कहता समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड बेनिफिट, ऐसा भी नहीं है। कहता कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा प्लान जो हो ही नहीं सकता, पाई इन द स्काई मैं बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसा आइडिया या ऐसा प्लान जो कभी हो ही नहीं सकता, पाई इन द स्काई इज व्हाट? कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल ही नहीं है होना, है ना? दैट इज नॉट ट्रू। अच्छा, नॉट वर्थ योर सॉल्ट। नॉट वर्थ योर सॉल्ट, मैंने आप सबको इतना पढ़ाया, है ना? और बट जब तुम मार्क्स लेके आए, तुम 10 मार्क्स लेके आए 25 में से, यू वुड नॉट वर्थ माई सॉल्ट। मतलब तुमने मेरे सॉल्ट की वर्थ नहीं की। मतलब जितना जिस चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ाई, जितना मैंने तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगाए, वो सारे एफर्ट्स जो थे वो वर्थलेस से सारे के सारे, क्योंकि मार्क्स तो तुम 10 ही लेके आए। तो नॉट वर्थ योर सॉल्ट इज व्हाट? एक्सेप्टेबल नहीं है, कहता वर्थलेस। इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम इतना सा दे रहे हो, तो फिर इट इज व्हाट? इट इज क्वाइट वर्थलेस। इतना सही पढ़ाने के बाद भी तुम लाइक नहीं कर रहे, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इट इज व्हाट? यू आर नॉट वर्थिंग माई सॉल्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। कहता होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े पे ना लगाम लगा के रखो, अपनी चीजें हैं संभाल के रखो। पेशेंट, हम्बल, एनर्जेटिक, कंसर्न, तो थोड़ा पेशेंट रहो, रुको थोड़ा सा, है ना? होल्ड योर हॉर्सेस, बी काम, बी पेशेंट, बी सेरीन, बी साइलेंट, रुको थोड़ी देर। आगे चलते हैं। कहता फुल ऑफ बीन्स। अच्छा, पहले तो बोला तुमने स्पिल बीन्स, तो हमने सीक्रेट रिवील कर दिया, बट अभी मेरे अंदर बीन्स ही बीन्स भरी पड़ी हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, बहुत ज्यादा लाइवली हूँ, है ना? पागल हूँ क्या? नहीं। बड़ा बोलता हूँ? नहीं। सेल्फिश हूँ? नहीं। बड़ा घमंडी हूँ? बड़ा अपना बखान करता हूँ, बड़ी बड़ी अपनी बारे में फेंकता हूँ? नहीं। कहता लाइवली एंड इन हाई स्पिरिट्स, बहुत ज्यादा लाइवली हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट्स में हूँ। इसका मतलब होता है फुल ऑफ बीन्स। जैसे मैं बोलूँ, कुछ ऐसे लोग आपको दिखते हैं ना, अपने आप जब अपने स्कूल में थे, क्लासेस में थे, आप अपने कॉलेजेस में थे, तो आपके जो फ्रेंड्स थे कुछ ऐसे होते थे, बड़े डल डल, कुछ भी बात नहीं करते थे। बट देर आर सम ऑफ योर फ्रेंड्स दैट आर फुल ऑफ बीन्स, मतलब कि बहुत एनर्जेटिक होते थे, मतलब कभी भी देखो हंसते हुए दिखेंगे, दे आर फुल ऑफ बीन्स, बहुत एनर्जेटिक, लाइवली। और कभी कभी वही बच्चे जो बहुत लाइवली होते थे आज के टाइम पे डिप्रेस्ड दिखते हैं, क्योंकि जब compete करने का टाइम था तब वो शायद वो मतलब कॉम्पिटिटिवनेस में घुसे नहीं, डरे। बट अब जब वो घुसने की ट्राई कर रहे हैं तो बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं। तो नेवर लेट योर गार्ड डाउन। एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम्हें मौका दिखे ना कि तुम्हें कूदना चाहिए, कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो बस कूद जाओ। देर इज अ नथिंग लाइक कि राइट टाइम होता है कोई कुछ। देर इज नथिंग लाइक अ राइट टाइम। जो जिस टाइम तुम कोई चीज शुरू करते हो ना, दैट वॉज द राइट टाइम, दैट इज द राइट टाइम। जब कोई चीज शुरू कर दी वही सही टाइम है, और कोई सही टाइम नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सही टाइम जैसा कुछ होता है कि यार पहले सही टाइम आएगा फिर वैसा कुछ करूंगा, नहीं। सही टाइम पता कब है? जब तुम शुरू करते हो। चले। कहता मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। मेरी बात कुछ चल रही थी आपके साथ, आपकी बात कुछ चल रही थी मेरे साथ, मैंने कहा यार एग्री तो नहीं कर पा रहे, चलो हेड और टेल कर लेते हैं, कि जैसा होगा फिर थोड़ा देख लेंगे। मतलब अगर हेड आया तो मेरी बात मानी जाएगी, टेल आया तो मेरी बात मानी जाएगी। मतलब आप चीजें पता क्या कर रहे हो? आप क्लियर कर रहे हो। अगर किसी चीज का हेड और टेल कर रहे हो ना, तो आप कोई मुश्किल चीज है उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। कहता टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, अटेम्प्ट करना कि किसी चीज को समझ लिया जाए जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जब आप किसी कंफ्यूजिंग चीज को समझने की कोशिश करते हो तो यू मेक व्हाट? हेड और टेल ऑफ दैट थिंग। कहता वंस गट फीलिंग। कहता खुद की गट फीलिंग। खुद की गट फीलिंग मतलब होता है ना कि कभी कभी ऐसे खुद की गट फीलिंग आती है, खुद की ऐसे इलॉजिकल इमोशन होता है कि नहीं नहीं, बर्डन आता है कि नहीं नहीं। कहता एक इंट्यूशन सी आती है कि अच्छा यार, मतलब यार ये जो स्टूडेंट है ना, मेरे को एक गट फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बुरे मार्क्स लेगा, है ना? एक इंट्यूशन, आपकी एक इंट्यूशन,
एक इंस्टिक्ट जो आपके अंदर आती है कि यार ऐसा हो सकता है, देखना यार ये बस है ना, ये पक्का देखना, बस में बैठा हूँगा ना मैं, ये पक्का ये वाली देखना, ये वाली जो बस मेरे पास से गुजरे बड़ी स्पीड में गुजरे, पक्का आगे जाके ठुक जाएगी, और आगे जाके ठुक गई। समझ रहे हो कि एक इंट्यूशन, खुद की गट फीलिंग कैसे बोलते हैं, इंस्टिक्ट और इंट्यूशन ऑफ वन सेल्फ। कहता लैंड एंड एयर, मैंने तुम्हें अपना कान दिया, जो कि अभी जरूरत भी है तुम्हें देने की, क्योंकि तुम पढ़ तो अभी हो नहीं रहे। मतलब अगर आप किसी को अपना कान दे रहे हैं, यू आर गिविंग योर एयर टू समवन, मीन्स आप उसे सुनने की क्षमता दे रहे हैं। टू टेल समथिंग नहीं, टू आस्क समथिंग नहीं, टू नॉट लिसन टू समवन नहीं, कहता टू पे अटेंशन। आप किसी को बहुत कॉशियसली सुन रहे हैं। मतलब तुम कुछ, जैसे अब मैं कुछ बात कर रहा हूं एंड यू लेंड एन एयर टू मी, मतलब अब आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, कॉशियसली सुन रहे हैं, अटेंटिव होके बात सुन रहे हैं, तो यू व्हाट, यू ओ अ एयर टू मी। ओके, कहता द प्रिजनर वुड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एज ही वाज जेन्युइनली रिपेंटेंट फॉर हिज मिसडीड। कहता जो प्रिजनर था ना, उसने कसम खाई, है ना, उसने कसम खाई कि अब मैं अपनी लीफ टर्न कर दूंगा। मतलब मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। लीफ टर्न कर देने का मतलब होता है कि अब अपनी जिंदगी का ना मैं एक नया स्टार्ट करूंगा, और अपनी पुरानी गलतियां जो हैं वो सभी ठीक कर दूंगा, है ना, नया स्टार्ट करूंगा अपनी जिंदगी का। ऐसी जेन्युइनली रिपेटेंट फॉर हिज मिसडीड, जब उसे क्या हुआ, पछतावा हुआ अपनी गलत कामों के लिए, तो उसने क्या कसम खाई, उसने ये कसम खाई कि अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा और अच्छे काम करूंगा। जब जैसे ही तुम्हें समझ आया कि मैंने 2025 जो है पूरा वेस्ट कर दिया अपना, तो यू वुड व्हाट, कि डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर इन 2026, है ना, आई टर्न अ न्यू लीफ ऑफ माई लाइफ, जहां पे मैं चीजें बहुत सही से करूंगा। तो क्या, टू स्टार्ट टू बिहेव इन अ बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल वे, एंड इट इज अ टाइम जब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में चीजें करनी है। चलिए, कहता सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये जो ईडियम दिख रहा है आपको, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना। कहता आई नो इट इज डिफिकल्ट वर्क, बट इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू मस्ट कीप द पॉट बॉइलिंग। ये जो तुमने घड़ा चढ़ा रखा है ना अपने गैस के ऊपर, इसको बॉयल होते रहने दो। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कोई इस चीज को करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। मतलब चुपचाप बैठे रहो, लेथार्जिक हो जाओ, लेजी हो जाओ नहीं, बिना फिक्र के काम करो नहीं। यार टू कीप गोइंग ऑन एक्टिवली, एक्टिवली वो जो है उस चीज में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ और दैट टाइम यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ, कि कुछ ऐसा होगा कि आप डेफिनेटली अपने आप को एक अच्छे प्लेस पे पाएंगे। चिंक इन वंस आर्मर। ओके, मैं तुम्हें आर्मर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ आर्मर आपका ऐसा होता है, शील्ड आपकी कुछ ऐसी होती है ना, और इस शील्ड में एक छोटा सा चिंक है, मतलब इस शील्ड में छोटा सा एक होल है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, कहता सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होगा वो, ये वाला एरिया जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, तो क्या ये बड़ा शाइनी होगा नहीं, सबसे ज्यादा मतलब गार्डेड एरिया होगा जहां पे अटैक भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा नहीं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया होगा। वल्नरेबल एरिया होगा मतलब जहां पे अगर कोई अटैक करेगा तो सीधी तुम्हारी जान ही जाएगी, शील्ड नहीं कर पाएगा। तो सबसे वल्नरेबल एरिया जो है आपका, उसको होने को बोलते हैं चिंक इन वंस आर्मर। चलो, कमेंट्स में आपने तो एक मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बताई होगी, है ना। अब साथ साथ में पता क्या करो, वीडियो पॉज करके मेरे को साथ साथ में ये जो आपका आर्मर है, मतलब ये जो आपकी जितनी भी आपकी मतलब ये जो लाइफ है आपकी, इसमें कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रेंथ बताई है आपने, एक कहीं ना कहीं एक वीकनेस भी होगी। चलो पहले तुम्हें मैं बताता हूँ अपनी एक वीकनेस, कि शायद मैं चीज़ें जब करता हूँ ना, है ना, मैं जब चीज़ें करता हूँ, मैं वो एक प्रॉपर प्लान के साथ नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर प्लान नहीं करा होता, मैंने हर चीज़ प्रॉपर प्लान करी है, बट मैं उसे टाइमली नहीं कर पाता। बट उसको टाइमली ना कर पाने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, शायद मैं कुछ और करने लग जाता हूँ, और वो चीज़ भी बहुत प्रोडक्टिव होती है। बट ऐसा नहीं है, मतलब मैंने सोचा था मैं ये करूँगा, बट मैं ये करने लग जाता हूँ। ये मेरे को थोड़ा सा लगता है कि शायद ये मेरा थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। तो शायद आपको भी ऐसे कुछ अपने ड्रॉबैक्स लगते होंगे कि जिंदगी में ये कुछ मेरी कमियां हैं, ये सुधारनी है। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सारे काम जो है अगर एज प्लान करूं, तो शायद और प्रोडक्टिविटी मैं निकाल सकता हूँ। बट जो दूसरा काम कर रहा हूँ वो भी प्रोडक्टिव ही है, बट उतना ज्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस, है ना, जो प्लान के साथ किया होता है। बट मैं करता प्रोडक्टिव चीज हूँ, ये आपको भी बस बताना था बस। चले, कहता कुक द बुक्स
आपने बुक्स ही पका दी। ये टर्म ना अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं यार। चलो, ये टर्म जो है अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जब कोई होता है ना कि जब मतलब कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, जिसमें एक सीए है जो सारा देखता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे तो कंप्यूटर्स थे ही नहीं। पहले के टाइम पे सारा रिकॉर्ड जो था दर्ज होता था, बुक्स पे दर्ज होता था। तो कुछ आपके जो अकाउंटेंट्स होते थे, वो क्या करते थे कि बुक्स को कुक कर देते थे, मतलब रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी कर देते थे, मतलब डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग करते थे, ताकि खुद का भी वहां से प्रॉफिट निकाल लिया जाए। तो कुक द बुक्स का मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग करना। अच्छा, चलें नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, कहता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्लाउड दिख रहे हैं, घने घने क्लाउड, बस जिंदगी में अंधेरा ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बट ऐसा बोल रहा है कि हर अंधेरी जगह, हर अंधेरा क्लाउड, हर घना क्लाउड जो होता है उसकी हमेशा सिल्वर लाइनिंग होती है। मतलब कोई बैड सिचुएशन भी होगी ना, या कुछ गलत भी हुआ होगा ना, पक्का उसके लिए पीछे ना कुछ कुछ अच्छा होता होगा। इंसान जो है वो कितना ज्यादा, सोचो तुम, बड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है कि यार मेरी टांग टूट गई, देखो इसमें पक्का कुछ अच्छा हुआ होगा, अगर टांग नहीं टूटती तो शायद मेरी जान चली जाती। तो इंसान की क्वालिटी है कि वो हर चीज में अच्छाई ढूंढता है, हर चीज में अच्छाई ढूंढता है। कि सर देखो मैंने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए, 2 साल में पढ़ा नहीं, अगर मैं 2 साल नहीं पढ़ा होता तो आज क्या मैं आप जैसा अच्छा टीचर पा पाता, है ना। तो उसमें भी सर अच्छाई थी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, होता भी है, बट हर इंसान की क्वालिटी है कि वो हर जगह अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है। तो वही बोल रहे हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कहता है हर बुरी चीज हुई होती है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई तो जरूर छिपी होती है। तो वही कहता है एवरी एवरी डिफिकल्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन हैव सम एडवांटेज। कुछ ना कुछ एडवांटेज उसकी जरूर होगी, कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, कुछ भी होगा, उसकी एडवांटेज जरूर होगी। बाकी सब तो नहीं लग रहे। हाँ, नहीं लग रहे बिल्कुल भी। चलें आगे। पहले ही दिख गया। कहता आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई एम रेडी टू गो टू स्लीप। कहता इतनी मेहनत करने के बाद, पूरे दिन काम करने के बाद मैं तैयार हूं, मैं सोने जा रहा हूँ। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि बुलेट बाइट कर रहे हो यार, कोई बड़ा अनप्लीजेंट काम कर रहे हो। अनप्लीजेंट, सोना अनप्लीजेंट काम है क्या? नहीं तो। मतलब मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे? नहीं तो। बर्न द मिड नाइट ऑयल। बर्न द मिड नाइट ऑयल ऐसा समझ लो कि आप दिन में भी मेहनत कर रहे हो, रात को भी मेहनत कर रहे हो। मैं बोलूं कि आपका एग्जाम आया एंड यू बर्न द मिड नाइट ऑयल, आपने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, आप रात को भी पढ़ते रहे, दिन में भी पढ़ते रहे। कहता हिट द हे। अब हिट द हे का मतलब होता है सिंपल, इनफॉर्मल, टू गो टू स्लीप, सिंपल, सोने चले जाना। टू गो टू स्लीप, हिट द है, सोने चले जाना। कहता सोने चला गया, हिट द है, मैं सोने चला गया इतना काम करने के बाद। मेघा एक्सीडेंटली रिवील्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट। उसने एक्सीडेंटली क्या किया, मेघा ने सारी की सारी डिटेल जो थी वो रिवील कर दी। अच्छा, बुक क्रैक कर ली, सारी बुक पढ़ ली उसने? नहीं। किक द बकेट, जैसे एग्जांपल देता हूँ। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना या खत्म हो जाना, कोई चीज डिके हो जाना। जैसे नाउ डेज, ऐसा लिख सकते, सुनना, सिर्फ सुनना। कहता है नाउ डेज द कंपनीज दैट मेड फोन दे किक द बकेट विद इन 10 years। मतलब जो कंपनीज जो है आज के टाइम पे जो फोन बनाती है ना, वो फोन जो है वो डिके हो जाते हैं विद इन 10 years। 10 साल के बाद उनका कोई वजूद नहीं रहता, खत्म हो जाते हैं, मतलब वो किसी काम के नहीं रहते। तो किक द बकेट। ब्रेक लेग, गो एंड ब्रेक अ लेग, मतलब जाओ और सफलता हासिल करके आओ। तो ब्रेक अ लेग होता है कि कोई चीज में अचीवमेंट लेके आना, है ना। बोलते हैं ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, गो एंड ब्रेक अ लेग, ऐसा नहीं है कि जाओ और अंदर जाओ सारे एग्जामिनर्स की और बच्चों की टांगे तोड़ के आओ, नहीं नहीं, जाओ और एग्जाम में सफल होके आओ। तो लेट द कैट आउट ऑफ बैग, कैट बाहर आ गई आपके बैग से, कैट जो है वो बाहर आ गई आपके बैग से, मतलब आपका सीक्रेट जो है वो रिवील हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे सूटेबल है। चलें नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं। कहता शी इज नॉट दैट यंग बट शी हैज एन एस्ट्यूट बिजनेस एक्यूमेन। कहता वो इतनी यंग नहीं है बट उसे नॉलेज है अच्छी खासी बिजनेस की। मतलब यंग नहीं है मतलब बूढ़ी है, तो नहीं, मतलब यंग नहीं है मतलब उसकी एज जो है मतलब बच्ची जैसी तो नहीं है, नो स्प्रिंग चिकन। यंग नहीं है तो मतलब वो बच्ची नहीं है। तो ये सबसे सूटेबल है। लूज कैनन, लूज कैनन ऐसा समझ लो, अगर मैं किसी पर्सन को बोलूँ ना, ये पर्सन जो है लूज कैनन है, मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देता है, दिमाग नहीं है इसके अंदर, एरोगेंट है ना। तो उसे लूज कैनन, एक पर्सन को अगर लूज कैनन आप बोल रहे हो तो मतलब ऐसा समझ लो कि वो इरिस्पॉन्सिबल है, उसे बात करने का तरीका नहीं है, और स्केप गोट, बलि का बकरा,
जो कि तुम बनोगे थोड़े दिनों बाद नहीं, थोड़े देर बाद जब तुम्हारी शादी होगी, वो तो बनेगा ही। कहता इट वॉज वेरी सेंसिटिव केस एंड येट फॉर ओवर 1 year द इन्वेस्टिगेटर्स केप्ट वेस्टिंग देयर एफर्ट्स बाय परस्यूइंग द रॉन्ग थिंग। कहता बड़ा सेंसिटिव केस था और 1 साल तक जो इन्वेस्टिगेटर थे वो कोई और ही काम करते रहे, रॉन्ग काम करते रहे। मतलब वो किसी काम कोई ऐसे सुनो, बार्क द रॉन्ग ट्री, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अंडर द वेदर, स्पाइस समथिंग अप। स्पाइस समथिंग अप का मतलब है कोई मिर्ची लगाना, कोई चीज जैसे आंटी होती है जो मोहल्ले की, वो करती है स्पाइस समथिंग अप, है ना, दे मेक समथिंग स्पाइसी। जब आपकी नौकरी जो थी नहीं लगती और फिर वो बातें करते हैं आगे पीछे अपने मोहल्ले में आगे पीछे जाके आंटियां, तो वो चीजें स्पाइस करती हैं, हाँ इसका उसका बेटा ऐसा, तो ऐसा कुछ है ना, तो ये तो आएगा नहीं। अंडर द वेदर का मतलब होता है आप वेदर वेदर के अंदर हो, मतलब आप बीमार हो। अंडर द वेदर का मतलब आप बीमार हो। अच्छा, अंडर द क्लाउड्स आप सस्पिशन के अंडर हो, मतलब आप पे शक किया जा सकता है। कहता क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो चीज हो चुकी है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में रोना पीटना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कहता उन्होंने उल्टा काम करते हुए, कहता बार्क द रॉन्ग ट्री, पेड़ कोई और छीलना था, छील कोई और रहे थे, काम कोई और करना था, कर कोई और रहे थे। सबसे सूटेबल कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका। अच्छा, आगे चलते हैं। कहता जो इंटरनेट है वो फुल ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आपको दिखेंगे। अच्छा, आप सर्च करेंगे कि बालों के लिए अच्छा क्या है, कोई बोलेगा वहां पे नारियल का तेल, कोई बोलेगा वहां पे अनियन ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना, हर जगह पे आपको क्या दिखेंगे? कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन दिखेंगे, कहता है इंटरनेट पे। तो ये बड़ा एसेंशियल है कि ऑनलाइन जो आपके रिव्यूज हैं उसे ध्यान पूर्वक कॉशियस के साथ देखना। मतलब पागलों की तरह विश्वास मत कर लो कि हाँ किसी ने बोला कि अगर आप नींबू को निचोड़ के उसके अंदर नमक मिला के बालों में लगा लेंगे तो कुछ ऐसा कुछ हमारे, मतलब स्केप्टिकली देखना, उसे कॉन्शियसली देखना, मतलब टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, किसी पे अंधविश्वास ना करना, मतलब उसे सस्पिशन के साथ देखना। तो ये सबसे सुटेबल है। रन आउट ऑफ स्टीम, एनर्जी ना रहना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, कोई मुश्किल काम है वो करना। अच्छा, ब्रीदिंग डाउन वंस नेक, खुद की नेक को सूंघ रहे ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसा अगर ऐसा होता ना ब्रीदिंग डाउन समवन्स नेक या वंस नेक, ऐसा होता है कि किसी के पास बड़ा जा रहे हो तुम और बड़ा कॉशियसली उसे नोटिस कर रहे हो, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। आएगा ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं यूटोपियन स्टेट, यूटोपियन स्कीम। देखो, यूटोपियन स्टेट पता क्या होती है? जो प्लेटो था ना, वो मानता था कि यूटोपियन स्टेट होनी चाहिए। अच्छा, यूटोपियन स्टेट होनी चाहिए, मतलब ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो बड़ी सोशलिस्टिक हो, वहां पे सारे इक्वल हो, है ना। वैसे तो प्लेटो जो है फीमेल्स को कुछ मानता नहीं था, बट फिर भी ऐसा था कि वो ऐसा बोलता था कि ऐसी स्टेट हो जो आइडियल स्टेट हो, आइडियल स्टेट है ना, आइडियल स्टेट। बट वो सच नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना कि हर सारे के सारे इंसान इक्वल हो आपके स्टेट में, सोसाइटी में, तो इक्वल तो है नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यूटोपियन स्कीम ऐसा आइडिया होगा जो इम्पॉसिबल होगा। तो एन अनरियलिस्टिक येट अ गुड प्लान, अच्छा प्लान है बट है अनरियलिस्टिक, सच नहीं हो सकता। जैसे कि हाँ भाई सारे अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दो, है तो बड़ा अच्छा प्लान, है ना, बट अनरियलिस्टिक है, बट अच्छा प्लान है, चलो। अच्छा, उसके बाद कहता माई ग्रैंड मदर हैज ऑलवेज वार्नड दैट अट्रैक्टिव एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। सॉरी, मेरी दादी ने मेरे को बताया था, वार्न किया था कि हर अच्छी दिखने वाली चीज बाहर से बेशक अच्छी दिख रही है, बट कुछ ना कुछ उसमें खराबी जरूर हो सकती है, पक्का कुछ ना कुछ उसमें गहरा छुपा हुआ होता है, पक्का कुछ ना कुछ उसमें गलत होता है जो हमारे साथ गलत कर सकता है। तो कहता ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, कहता जो चीज भी चमकती है सोना नहीं होती। तो इसका मतलब तो यही बन रहा है ना सबसे सूटेबल, इस ईडियम का यही तो सबसे सूटेबल बन रहा है। जैसे आजकल के बच्चे जो हो तुम सारे के सारे, है ना, अच्छे अच्छे सम थंबनेल्स देखते हो कि सोचते हो हाँ कि हाँ अब आएंगे 20 में से 20 मार्क्स, 25 में से 25 मार्क्स, अगर आपने ये नहीं किया तो होगा ये, है ना, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं, है ना। देर आर सम ऑल्सो सम टीचर्स जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड दे डोंट ओवर हाइप द थिंग्स। तो बाकी सारे के जो हैं ये सारे इसके सूटेबल ऑप्शंस नहीं है। लूज कैनन तो समझ चुके हैं। कहता ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, ये आपका इडियम जो है आप ऐसे यूज करते हैं, मतलब समझ लो कि जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं और वो बाद में खराब निकल जाते हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, अब वो बाद में खराब निकल जाते हैं, तो ये मीन्स ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, आपने गलत पाँव चूज कर लिया बाहर निकलने के लिए, है ना, तो गलत काम कर लिया। थर्ड टाइम्स अ चार्म,
थर्ड टाइम्स द चार्म का ऐसा मतलब है कि आपने कोई पहली बार काम किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, दूसरी बार कुछ काम किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, फिर एक बंदा ये होता है नहीं चलो एक एक्स्ट्रा माइल चलते हैं, थोड़ा एक स्टेप और चलते हैं आगे, तो ऐसा होता है थर्ड टाइम्स द चार्म का मतलब होता है कि वो तीसरी बार तो फिर वो काम हो ही जाता है। तो थर्ड टाइम्स द चार्म इज व्हाट कि वो सही काम हो जाता है। एक एग्जांपल पता नहीं मैं दूं या नहीं दूं, समझ नहीं आ रही कैसे बोलूं इस बात को, है ना, बट लिंक कराता हूँ, तुम्हें सुनना ध्यान से। आजकल की जो हमारी सोसाइटी है और पहले की सोसाइटी जो थी, इतनी बेकार सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आपको पता है ऐसे गाँव में या फिर शहरों में, फिलहाल तो वैसा उतना उतना अभी तो फिलहाल है नहीं, बट फिलहाल बहुत जगह पे है। बहुत बुरा लगता है ये बात जब चीज़ें सुनता हूँ या चीज़ें देखता हूँ। समझ लो कि किसी घर में एक बच्चा पैदा हो और वो फीमेल पैदा हो जाए, तो लोग सोचते हैं यार क्या हो गया, मतलब फीमेल पैदा होगी, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी बार एक बार फिर से देखेंगे, दोबारा से देखेंगे कि बच्चा चलो मेल पैदा हो जाए। सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, फिर फीमेल पैदा होगी, तीसरी बार फिर वो क्या करते हैं, तीसरी बार फिर से वो ऐसा करते हैं कि चलो एक अटेम्प्ट और क्या पता हो ही जाए, अगर तो बेटा हो गया तो फिर ठीक, नहीं हो पाया तो फिर उस बेटी को पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं, क्या सोसाइटी में चल रहा है, बट बहुत बुरा मेरे को ये चीज़ देखने को मिली, बुरा लगा। तो थर्ड टाइम द चार्म तो हो गया तो ठीक है, वरना नहीं तो फिर मैं क्या ही कहूँ। बट शायद लोगों को ऐसा करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या उस बच्चे को क्या हम अच्छे से पाल सकते हैं, क्या उस बच्चे को अच्छे से संस्कार वैसे दे सकते हैं, क्या उस बच्चे को अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मे बी आप 3 करें, 4 करें, 100 कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। बट आप एक ही पैदा करें, जबकि आप एक को ही पाल सकते हैं वैसे। 1, 2, 3 डज़न्ट मैटर्स, मैटर्स व्हाट? मेल, फीमेल डज़न्ट मैटर्स, मैटर्स व्हाट कि आप उस बच्चे को किस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, मैटर ये करता है। चलिए, आगे चलते हैं। बात करते हैं आपके नेक्स्ट, कहता है इट्स गुड टू हियर व्हेन यू दे टोल्ड मी अबाउट द पे हाइक। जब उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैंने अपना लो फ्यूज़ करा, मतलब टिल द काउज़ कम होम, टिल द काउज़ कम होम का मतलब पता क्या होता है? मतलब कि कोई ऐसा काम होने का आप वेट कर रहे हो जो कि बहुत लंबा है। होता है ना, सुबह जाती हैं और काऊ शाम को घर पे आती है, तो बड़ा लंबा काम होने का वेट कर रहे होते हैं। कह रहे म्यूज़िक टू माय ईयर्स, बड़ा अच्छा लगा सुन के, म्यूज़िक टू माय ईयर्स, गाने सुन के। अच्छा, आगे चलते हैं। कहता मैड एज़ अ मार्च हियर, कहता पागल हो गया कैसे? जो आपका रैबिट नहीं होता, है ना? उसकी तरह पागल हो गया। मतलब बड़ा ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर है उसका। तो मैड एज़ अ मार्च हियर का मतलब है बड़ा ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर होना। चलिए। कहता व्हाट डज द इडियम ब्रिंग हर विजन टू फ्रूशन, कहता उसका उसका जो विजन है ना, मतलब होता है ना कि जो उसने सोचा था उसका उसको फल मिल गया, मतलब सक्सेसफुली रियलाइजिंग हर क्रिएटिव आइडिया, मतलब उसने जो क्रिएटिव आइडिया था उसको रियलाइज कर लिया। चैलेंज फेस करना, हर विजन विद शेयर अदर्स करना, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, ऐसा भी नहीं है। मतलब सक्सेसफुली कोई काम जो है वो समझ आ जाना, सक्सेसफुली कोई काम जो है वो हो जाना, तो सक्सेसफुली वो रियलाइज कर लिया कि आइडिया जो था क्रिएटिव था, है ना, तो ब्रिंग उसका विजन जो था फ्रूशन पे आ गया। कहता विच इडियम डिस्क्राइब समवन हु इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, ऐसा इंसान जो बस कंप्लेन ही करता रहे, कंप्लेन ही करता रहे, उसको क्या बोलते हैं, आई टू आई नहीं, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद नहीं, स्पिल द बीन्स, मतलब सीक्रेट बाहर निकाल दे, जो कंप्लेन करता रहे ना, मतलब ब्रोकन रिकॉर्ड। आपको पता है वो जो एक सीडी सी आती थी पहले के टाइम पे और वो प्ले होती थी, है ना, अगर कहीं से वो खराब हो जाती थी तो शायद ऐसे वही बजती रहती थी, वही सेम साउंड, वही सेम साउंड। तो ऐसा इंसान जो अब बार ही बार कंप्लेन करता रहे, यार मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं पेपर क्लियर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी में मेरा क्या होगा। तुम्हारा एक पक्का दोस्त ऐसा होगा जो हमेशा इसी बात पे कंप्लेन करता रहता है। तो ही इज़ व्हाट, ही इज़ अ ब्रोकन रिकॉर्ड, जो बस ज़िंदगी को लेके कंप्लेन करता है। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, और मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, सबकी मुश्किलें डिफरेंट हैं, बट हिम्मत हारना इज़ नॉट द राइट थिंग जो हमें करनी चाहिए। हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। अगर जो हमने सोचा है कि अगर वो हमारे साथ नहीं होता तो कुछ और होगा, कुछ सही होगा। सिर्फ इतना कर पाओ कि शायद खाने के लिए कुछ कर पाओ, वो भी ना कर पाओ, या कुछ नहीं कर पाओ, तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि यार कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ तो कर पाओगे। दिमाग हो, जब तक दिमाग है तुम्हारे पास तब तक तो तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो दिमाग होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। कहता विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फॉर हर,
मतलब उसके लिए वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज थी कंपटीशन जीतना। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, हैट गिरते ही, मतलब जैसे हैट गिरी, मतलब कोई चीज आप बहुत फास्ट करो, मतलब हैट मेरी पकड़ी है मैंने, वो गिर गई, हैट गिरते ही तुमने कोई काम कर दिया, मतलब तुमने कोई काम बड़ा फास्ट किया। आर्म एंड लेग कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग कोई एक्सपेंसिव। क्लोज शेव, क्लोज शेव मतलब जब अगर मैं अपने फेस पे शेव कर रहा हूँ, बड़ी क्लोज कर रहा हूँ, बड़ी क्लोज शेव कर रहा हूँ, तो मतलब डेंजर से ना बड़ा पास, मतलब कोई डेंजर था उसके पास से, बड़ी पास से गुजरा मैं, है ना, मौत को छू के वापस आया, है ना, वैसा। कहता बोल्ट फ्रॉम ब्लू, तो मतलब अंधेरे में छोटा सा कील ढूंढना, अंधेरे में कील कील ढूंढने जैसे, अंधेरे में सुई ढूंढना जैसे। मतलब वो जो उसका मतलब कंपटीशन जीतना इतना अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था उसके लिए, मतलब ऐसे सुई ढूंढने जैसा था अंधेरे में से। कहता होल्ड वंस टंग, अपनी जुबान पे लगाम रखो, तो रिमेन साइलेंट, सिंपल था, बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं। कहता ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को दीवार पे चढ़ा दिया आपने, मतलब उसको को बहुत गुस्से में लेके आ गए, केयर नहीं है उसको, बहुत गुस्से में लेके आ गए, तो मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। कहता इन द सूप, व्हेन यू आर इन द सूप यू विल फील अनकंफर्टेबल, और अभी अगर अभी तुम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो विद इन 2 years और विद इन 3 years और विद इन 5 years यू विल फील अनकंफर्टेबल एंड यू विल इन द सूप, और तब आपको समझ आएगा कि यार जिंदगी तो इतनी इजी नहीं थी जितनी पहले लगा करती थी। यू विल इन द सूप, यू फील अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम, और फिर रियलाइजेशन होगी। और अगर आपने इस क्लास को अंत तक देखा है, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है इंग्लिश में समझना, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, मैं इस वीडियो को जो है आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा आपकी आज ही, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 2 क्लासेस इडियम फ्रेजेस की और करेंगे, उसके बाद आपके एंटोनिम्स की 3 क्लासेस, आपके सिनोनिम्स की 3 क्लासेस, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 3 क्लासेस, और फिर उसके बाद हम करेंगे आपकी ग्रामर। क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो मेक श्योर एक बार कर लो कि लाइक करना, ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि वो भी पढ़े, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसा ही कंटेंट मैं आप तक जो है डेफिनेटली, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक तो पहुंच जाऊं, एंड आई विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट जो आप हमेशा से मतलब चाहते थे कि हमें मिले। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।